जय हिंद दोस्तों। सिविल सर्विसेज विथ नीलेश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपके प्रीलिम्स की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई होगी। अगर आप 85 के अबव कट ऑफ ला रहे हो तो अब आप मेंस के लिए ऑलमोस्ट एलिजिबल हो। तो इसी मेंस की तैयारी के लिए हमारी टीम आपके लिए ज्योग्राफी जीएस मेंस के लिए फ्री कोर्स ला रही है यूट्यूब पे, जिसमें हम लोग टॉपिक को, जो भी इंपॉर्टेंट थीम है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो आपके पीवाईक्यू एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस 10 ईयर में, उसे देखेंगे। साथ ही साथ आंसर कैसे लिखना है और पॉइंट्स को कैसे याद करना है, इन चीज़ों के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। मैं और अमन सर मिलके इस पूरे ज्योग्राफी के सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका पेपर 1 भी इंक्लूड रहेगा ज्योग्राफी का पार्ट, एंड पेपर 3 का भी ज्योग्राफी का सेक्शन इंक्लूड रहेगा। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि कुछ सेक्शन मैं कंडक्ट करवाऊंगा और कुछ सेक्शन अमन सर कंडक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटोलॉजी मैं करा रहा हूं, साथ ही साथ जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन जो होगा वो अमन सर करवाएंगे। ऐसे ही हम लोग दोनों मिलके इस पूरे सिलेबस को, ज्योग्राफी के सिलेबस को बाइफरकेट कर लिए हैं। चलिए मैं अपना आपको लेक्चर प्लान दिखाता हूं जीएस ज्योग्राफी मेंस के लिए। हम लोग क्या क्या इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले, ये सीरीज ऑलमोस्ट 15 से 20 डेज के लिए होगी, जिसमें आपकी पूरी ज्योग्राफी, सपोज ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन आपका जीएस ज्योग्राफी में देखने को मिलता है मेंस में, तो मतलब 100 प्लस मार्क्स आपका ये 20 डेज के अंदर कवर करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव यूट्यूब पे ये लेक्चर होने वाला है, तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें और चीज़ों को बस जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आप फॉलो करते चले। तो देखिए, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा वो क्लाइमेटोलॉजी रहेगा। इसके अंदर जितने भी सब पार्ट्स हैं, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर, आज का हमारा लेक्चर इन दोनों के ऊपर है। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, वर्ल्ड क्लाइमेट, ये साथ ही साथ इसमें हम लोग इंडिया को भी इंक्लूड करते चलेंगे, तो इंडियन क्लाइमेट के ऊपर भी, जैसे एल नीनो, ला नीना, मानसून, ये सारी कुछ हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। उसके बाद मेरा जो सेकंड सेगमेंट रहेगा वो रहेगा सॉइल ज्योग्राफी। इसके अंदर भी जो सब पार्ट है उसे भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। इनसे जितने भी अभी 10 ईयर्स में पीवाईक्यू पूछे हुए हैं उस सारे को भी डिस्कस करेंगे विथ निमोनिक्स। याद रखना, मिनोमिक्स हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है, जो आपको पॉइंट्स याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद सॉइल इन इंडिया एंड नेचुरल वेजिटेशन, इसको भी इंडिया के पार्ट में देख लेंगे, यही सॉइल ज्योग्राफी के अंदर ही। नेक्स्ट ओशियोनोग्राफी को डील करेंगे, इनके अंदर जितने भी सब पार्ट है उसे देखेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना, जैसे सुनामी मैं देख रहा हूं, साइक्लोन मैं देख रहा हूं, वहीं अर्थक्वेक हो गई, वॉल्केनो हो गई, ये सब अमन सर देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे दोनों के बीच में ये पूरे जो सेगमेंट है, पूरा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये बाइफरकेट हुआ है। उसके बाद ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ये भी पूरे डिटेल में आपका होगा, क्या क्या फैक्टर है, इसे हम लोग भी अच्छे से देखेंगे। तो ये हमारा पूरा आपका ज्योग्राफी का मेरे साइड से ये पूरा सिलेबस है। ऐसे ही अमन सर ने भी अपनी सिलेबस बनाई है, हम लोग दोनों मिलके आपकी ज्योग्राफी नेक्स्ट 20 डेज के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग को बस क्या करना है, इस यूट्यूब चैनल से बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी नीडी होंगे उनको ये लेक्चर या ये चैनल का लिंक जरूर से जरूर फॉरवर्ड करना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। साथ ही साथ ये पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक देख लेंगे, फैक्ट देख लेंगे। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई की हो, मतलब आपने इनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता है, अब आपको यहां क्या करना है, आपको आंसर कैसे लिखना है उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसको थोड़े डिटेल में देखेंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में। उसके बाद क्या करेंगे, इससे जो पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो आपको हम लोग दिखाएंगे। अब उससे आंसर कैसे लिखना है ये भी इसी लेक्चर में होगा, एक ही साथ सारी चीजें कंप्लीट होगी विथ मिनोमिक्स। तो इस बात को भी आपको नोट डाउन करके रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर।
अर्थ एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन। देखिए आपको सबसे पहले जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन को एटलीस्ट आपको 2 बार रीड करना है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। अगर आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा, दैट मीन्स आपको 150 वर्ड में क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो इसमें आप मैक्सिमम 30 वर्ड्स, 20 से 30 वर्ड्स आप इंट्रो में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट 70 to 90 वर्ड्स आप अपने बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो, और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 10 to 20 वर्ड्स होगा वो आप कंक्लूजन यूज कर सकते हो। साथ ही साथ ज्योग्राफी में एक पॉइंट जरूर याद रखना, इसमें अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी देख रहे हो या इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट देख रहे हो, उसमें आपके लिए डायग्राम मैंडेटरी होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप डायग्राम बना रहे हो हर एक क्वेश्चन में, तो आप हर एक क्वेश्चन में +1 मार्क्स ऐड करके चलना, वो आपको H देते रहेगा। वहीं एक और पॉइंट ध्यान रखना, आप एक डायग्राम यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 10 to 15 वर्ड आप माइनस कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो आंसर, तो वहीं पे जो एग्जामिनर है, जो कॉपी इवेल्युएट कर रहे हैं, उनका वहीं पे ऑलमोस्ट समझ लो कि दिमाग खराब हो जाएगा। वो आपका कॉपी चेक करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, वो बोर हो जाएंगे। आपको लिखना कैसे है कि सपोज एटमॉस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा, आप 2-3 पॉइंट फॉर्म में इनका इंट्रो दे दो, उसके बाद बॉडी लिखना शुरू करो। तो बॉडी के पहले क्या करो कि जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कोई भी डायग्राम है, उस डायग्राम को आप बना दो। उसके बाद उसके जो अब जो क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा, उसके ऊपर अब आप लिखना शुरू करो पॉइंट फॉर्म में। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दो। तो इस तरह आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे आपको लिखना है क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब एटमॉस्फेयर होता क्या है? एटमॉस्फेयर क्या होता है? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर जो होता है, ये आपका गैसियस स्टेट ऑफ द अर्थ होता है। ठीक है, गैसियस स्टेट ऑफ अर्थ होता है दैट सराउंड अर्थ सरफेस। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बस 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। क्या? पहला, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप द अर्थ वार्म टू अलाउ द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो ये एटमॉस्फेयर के बारे में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जो एटमॉस्फेयर होती है, ये आपकी ग्रेविटी से बाउंड होती है। ग्रेविटी से बाउंड होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ से ये बाउंड होती है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। तो ये एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लो आप, द एटमॉस्फेयर ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट लाइक meteors दैट गेट बर्न्ट अप व्हाइल पासिंग थ्रू इट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। एटमॉस्फेयर क्या करती है? सपोज ये एटमॉस्फेयर, ये आपको जितने भी हार्मफुल इफेक्ट है उससे ये आपको प्रोटेक्ट करती है। अब यहां आप देख लो, ये सन हो गई आपका, ये जो रेज आ रहा, सोलर इंसोलेशन आ रहा, ये क्या है? ये आपका शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन है। शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन है। अब ये री रेडिएट बैक कैसे हो रहा है? तो अपना लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के हेल्प से री रेडिएट बैक हो रहा। यहीं पे क्या करती है, ये जो आपका एटमॉस्फेयर का लेयर है, यहां पे ये मैक्सिमम जो एरिया है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर का एरिया, ट्रोपोस्फेयर का एरिया होता है। ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या करती है? ये जो हीट बैक जा रहा, इसमें से कुछ हीट को ये एब्जॉर्व कर लेती है। अब ये कौन कौन यहां पे हेल्प करता है? यहां पे बहुत डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? वाटर वेपर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये जो यहां पे हीट होता है उसे ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। वही हीट आपके ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हार्मफुल भी होता है और कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी होता है। क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग एक लिमिटेड एरिया तक ना हो, मतलब ये अगर यहां पे वार्मिंग ना हो, तो सब कुछ जो चीजें भी होंगी वो सब कुछ फ्रोजन हो जाएंगी। टेम्परेचर हमेशा बिलो 0 डिग्री के अप्रॉक्स रहेगा। इसलिए एटमॉस्फेयर का होना, इस लेयर में एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहां देखो, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय सन प्लस शॉर्टर वेवलेंथ, ये आपका शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन होता है। और साथ ही साथ ये जाता किससे है? तो लॉन्ग वेव थर्मल
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो एक बात को यहीं पे ध्यान रखना कि जो अपना जो अर्थ है उसको वार्म करने के लिए कौन हेल्प करता है, तो लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप। वहीं देख लो, एनर्जी एमिटेड बाय अर्थ इज अनेबल टू एस्केप ड्यू टू ओजोन लेयर एंड हेंस वार्मिंग इफेक्ट। ये इससे बाहर नहीं जा पाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको ओजोन लेयर भी देखने को मिलता है। जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं, यूवी रेज आते हैं, उसे भी प्रोटेक्ट करता है कि वो आपके अर्थ तक ना आ पाए। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखना। और बातें देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन में ये जो कंपोजिशन है, देखो ये सब क्या होता है ना, ये सब फैक्ट है, लेकिन ये सब अगर आप अपने आंसर में यूज करोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज देगा। जो इवेल्युएटर होंगे उनको लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट जो अभी एस्पिरेंट हैं उनको इस चीज के बारे में नॉलेज है। तो कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर देख लो आप। N2 कितना है? 78%। O2 कितना है? 21। वैसे ही आर्गन 0.93 अप्रॉक्स 1% के आसपास। CO2 कितना है? 0.036। नियॉन, हीलियम। इस सीक्वेंस को भी आपको ध्यान रखना है। वहीं यहां देख लो, N2, O2, H2 एंड आर्गन, ये क्या है? आपके परमानेंट गैसेज हैं। वहीं वाटर वेपर, CO2 एंड ओजोन, ये आपके वेरिएबल गैसेज हैं। इस पॉइंट को भी, कंपोजिशन को भी आपको ध्यान रखना। पॉइंट यहां पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर वो 1% से लेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके एटमॉस्फेयर में, तो उसे आप ट्रेस गैसेस भी कहते हो। ये पॉइंट को भी आप अपने आंसर में याद कर सकते हो, नोट डाउन कर लेना। ट्रेस गैसेस, कोई भी जो भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो भी पार्टिकल्स 1% से लेस कंट्रीब्यूट करेगा, उसे आप ट्रेस गैसेस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल वगैरह हो गई, जितने भी आर्गन वगैरह हो गए, ये सब आपके ट्रेस पार्टिकल्स हैं। तो इसको भी ध्यान रखना। वहीं जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एंड सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स हैं इन एटमॉस्फेयर इज सब्जेक्ट टू स्पेशियल एंड टेम्पोरल चेंजेस। टेम्पोरल चेंजेस कौन कौन? आपके वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड O3। ये वेरिएबल चेंजेस का मतलब क्या है? सपोज ये आपका ग्लोब हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है कि हर जगह जो भी ये, सपोज ये एरिया हो गया, ये लेयर हो गया आपका ट्रोपोपॉज। इसके ऊपर क्या होगा? आपका स्ट्रेटोस्फेयर होगा। चीजों को बस समझते चलना। स्ट्रेटोस्फेयर होगा, इसके नीचे क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर होगा। तो ये जो पूरा जो सराउंडिंग एरिया है, जो अर्थ को ये पूरा जो पहला सराउंड कर रहा है, लेयर स्ट्रक्चर जो सराउंड कर रहा है, यहां पे आप देखोगे कि जो वाटर वेपर होगा, जो CO2 होगा, जो O3 होगा, वो वेरिएबल होगा। दैट मीन्स जो वाटर वेपर होगा, CO2 होगा, वो जो लैंड है, लैंड के नियर बाय में उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा वाटर वेपर का। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो लेस होती जाएगी, इसलिए इसे वेरिएबल गैसेस भी कहते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को ध्यान रखना है। वहीं देख लो आप, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन makes up nearly 99% of clean dry air. The remaining gases are mostly inert and constitute about 1% of the atmosphere. इसी को आप क्या कहते हो? ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस। तो ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से ये पूरे नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना, और साथ ही साथ आंसर में ये सब पॉइंट आपको मेंशन करना है। अब देख लो N2 के बारे में देख लो, अकाउंट्स फॉर 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम। वहीं CO2 क्या है? कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.036। नाउ अभी ये क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो CO2 का कंसेंट्रेशन है वो अब बढ़ते जा रहा है। तो अभी कितना ये 0.04 ऑफ द ड्राई एयर एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। इस बात को भी ध्यान रखना। आर्गन देख लो, आप देखेंगे अप्रॉक्स 0.93। ओजोन के बारे में देख लिया। अब यहां पे देख लो आप, CO2 है या N2 है, इनका यूज देख लो, ये किस किस चीज में यूज करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल कंबशन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ये इसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया। वहीं सेकंड फंक्शन क्या हो गया? इट ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ये फंक्शन को भी आप नोट डाउन कर लेना, इसे भी आपको ध्यान रखना है। वहीं CO2 का फंक्शन देख लो आप, CO2 एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड,
इट इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज एंड हेल्प्स मेंटेन हीट बजट ऑफ द अर्थ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपका जो अर्थ से री रेडिएट होकर जाता है, उसे ये क्या करता है, उसे ये एब्जॉर्व कर लेता है। कौन? तो आपका CO2। इसी से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है और बिलो 0 डिग्री के टेम्परेचर नीचे अपने पूरे अर्थ में नहीं जा पाता है। वहीं इट इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन, ये तो हमारी बातें हो गई। नेक्स्ट आर्गन के बारे में देख लो। द थर्ड इंपॉर्टेंट गैस विथ कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.93%। अब ओजोन का इंपॉर्टेंस देख लो। फॉर्म्ड एट हायर एल्टीट्यूड एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड। ये ओजोन जो होता है ये बेसिकली आपको स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलता है। अभी हम लोग हर एक चीज देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर का फंक्शन क्या है, ट्रोपोस्फेयर का फंक्शन क्या है, सब कुछ देखेंगे। द ओजोन लेयर इज बिटवीन 20 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर। मतलब कहाँ? ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अल्टीट्यूड वेयर द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आर फाउंड। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। इट इज हार्मफुल एट ट्रोपोस्फेरिक लेवल। लेकिन अगर ये ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे होगा तो ये आपका हार्मफुल होगा, इसलिए ये कहां होता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर पे। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अदर गैसेस कुछ कुछ देख लो, सिर्फ आप नाम याद रख लो। वाटर वेपर, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टन एंड मीथेन। ये भी आपका एटमॉस्फेयर में इसका भी कंपोजिशन होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करके चलना। वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड देयरफॉर इट डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू पोलवर्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इवापोरेशन। अभी मैंने बताया था ना, सपोज ये आपका लैंड सरफेस है, सपोज ये लैंड सरफेस है। अब यहां से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो जो ग्राउंडेड एरिया होगा वहां पे आपको वाटर वेपर का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। वहीं जैसे जैसे ऊपर चीजें जाएगा वैसे वैसे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो लो हो जाएगा बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर। आई होप इसी को आप क्या बोलते हो ट्रोपोस्फेयर में? तो नॉर्मल लैप्सेट, नॉर्मल लैप्सेट। ये भी बातें अभी थोड़ी देर में होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो पर किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होते जाएगा। इसलिए ऊपर जो है वाटर वेपर का कंसंट्रेशन लेस होता है और नीचे जो है वाटर वेपर का कंसंट्रेशन हाई होता है। वाटर वेपर ऑन टेम्परेचर एंड देयरफॉर इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन टेम्परेचर एंड इवापोरेशन। ये हमारी बात हो गई। 0 to 5% वॉल्यूम होता है। मोर देन 90% फाउंड अप टू द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। मतलब 5 किलोमीटर तक इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है। चलिए ये देखिए अब PM पार्टिकुलेट्स के बारे में। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वेदर्ड रॉक एंड वॉल्केनिक एश। ये भी आपका एटमॉस्फेयर में इसका भी कंपोजिशन मिलता है। आई होप ये सब भी चीजें क्लियर होगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बस ध्यान रखना। अब देखते हैं ये हमारा क्या बात हो गया? ये हमारा बात हो गया कंपोजिशन का। तो कंपोजिशन से ये सब पॉइंट आप ध्यान रख लेना। अभी तक हमारी एटमॉस्फेयर की बात हो गई, कंपोजिशन की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट। देखो उससे पहले मैं क्या करता हूं, कंपोजिशन से रिलेटेड, ये तो कंपोजिशन से रिलेटेड हमारी बात हो गई। अब इसके लिए जैसे कुछ आप ये जो है ना, ये चीजें ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डायग्राम। मैं आपको बार बार कह रहा हूं डायग्राम ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करो आप, इसको डायग्राम के फॉर्म में दिखा दो। इसको आप डायग्राम के फॉर्म में दिखा दो, ऐसे कर लो आप। वहीं क्या करो, ये डायग्राम को भी आप सब कुछ अपने नोटबुक में मेंशन करते चलना। N2 का कंसंट्रेशन देख लो कितना है आपका, ये 78%। वहीं आप O2 का देख लो, O2 ये कितना है आपका 21%। ऐसे ही फिर छोटे छोटे और हैं, जैसे आर्गन हो गए, CO2 हो गए, और जो रेस्ट पार्टिकल है ये आर्गन हो गए, ये CO2 हो गए, और कुछ रेस्ट पार्टिकल है। तो इस डायग्राम को भी आप इसके जगह, ये जो पूरा है इसके जगह इस डायग्राम को भी अगर आप दिखाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है हमें। अब चलिए आप बात करते हैं कंपोजिशन की, हमारी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्वेश्चन आपका 2021-22 में स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा था, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा था, उसका इंपॉर्टेंस पूछा था। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ डायग्राम बना के देखते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखो स्ट्रक्चर, देखो जो
एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, हम लोग अब इसे देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करो आप, सबसे पहले कुछ दो डायग्राम को भी ध्यान रखना है। देखो, जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये दो बेस पे ये बांटा हुआ होता है। सबसे पहला होता है फर्स्ट आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। सेकंड जो होता है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पे होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम लोग पहले देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे जो लेयर होते हैं, लेयर का चेंजेस होने लगता है। फॉर एग्जांपल इसको आप डायग्राम से देखो, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है ये आपका एल्टीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, एल्टीट्यूड को ये दिखा रहा। वहीं एक्स एक्सिस जो है ये आपका टेम्परेचर को दिखा रहा है। ये हम लोग ये बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। कुछ टेम्परेचर आप कर लो, इधर 15 डिग्री सेल्सियस, इधर आपका 0 डिग्री सेल्सियस। डायग्राम मैं अभी भी कह रहा हूं, डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने हाथ से बनाते चलना। -120 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ऐसा हम लोग डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं चेंजेस कैसे आएगा, ये डिटेल हम लोग अभी पढ़ेंगे। सपोज यहां से स्टार्ट हो रहा, अब हम लोग बात कर किसका कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर का। तो यहां से क्या होगा, देखो टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहां पे टेम्परेचर स्टैग्नेटेड हो जाएगा, फिर आपका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, फिर एक स्टैग्नेटेड फेज में आएगा, फिर टेम्परेचर डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन हो रहा, फिर एक स्टैग्नेटेड फेज, देन फिर आपका टेम्परेचर राइज हो रहा। तो ये जो टेम्परेचर देखो आप डिक्लाइन हो रहा, इसे आप कह रहे हो ट्रोपोस्फेयर। दैट मीन्स ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, पर किलोमीटर आपका टेम्परेचर, जितने भी हाइट पर जाओगे आपका टेम्परेचर डिक्लाइनिंग फेज में होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसे ही आप नॉर्मल लैप्सिड कहते हो। वहीं ये देखो, ये जो एरिया है इसे आप कहते हो ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज। यहां पे क्या होती है, जो उसकी थिकनेस होती है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, साथ ही साथ यहां पे टेम्परेचर का कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया ट्रोपोस्फेयर, देन ट्रोपोपॉज। उसके बाद क्या आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, देन इधर आपका स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं होगी, बस आपको हर एक चीज़ अच्छे से डायग्राम बताया जा रहा है जो आपका एडिशनल आपको एच देगा। स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, उसके बाद इधर हो गया आपका मेसोस्फेयर, देन इधर आपका हो गया मेसोपॉज, एंड देन इधर आपका थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। इसको आपको ये इमेज को ध्यान रखना है। ये किसके बेसिस पे हो गया, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, इसके बेसिस पे हो गया ये आपका डायग्राम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देख लो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसमें डायग्राम देख लो। इसमें क्या होगा, ये देखो ये सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। यहां तक जो एरिया है, ठीक है, इसे आप कह रहे हो होमोस्फेयर, होमोस्फेयर। उसके बाद यहां से आपका शुरू होगा, यहां शुरू होगा आपका ये जो एरिया है, ये आपका शुरू होगा हेट्रोस्फेयर। दैट मीन्स जो कंपोजिशन होगा अब उसमें वेरिएशन आना शुरू होगा। यहां तक जो ये जो एरिया है, मतलब ये 90 किलोमीटर तक का एरिया है, यहां तक जो भी कंपोजिशन होगा वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा। उसके बाद आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। दैट मीन्स यहां पे अब देखो होमोस्फेयर, ये हो गया 90 किलोमीटर,
इसके अबव हो गया 200 किलोमीटर। तो यहां तक आपको क्या देखने को मिलेगा इस जगह कि जो नाइट्रोजन का लेयर है वो अब यहां पे डोमिनेट करेगा, नाइट्रोजन का लेयर डोमिनेट करेगा। उसके बाद अब देख लो आप, फिर जैसे जैसे आगे बढ़े हुए यहां पे आप क्या देखोगे कि जो ओजोन का लेयर है अब ये डोमिनेट करना शुरू होगा, डोमिनेट करना शुरू होगा। कहां तक? तो आपका 200 किलोमीटर तक, 1100 किलोमीटर तक। नेक्स्ट आप देख लो, अब इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद फिर हीलियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कहां तक? तो 3500 किलोमीटर तक, 3500 किलोमीटर। तो ये डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ये हो गया। इस दोनों डायग्राम को अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इन दोनों डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। अब चलिए अब कुछ आगे की बात करते हैं। देखिए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यहां आप देख लो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद देखो एक ये कांस्टेंट फेज आ रहा जिसको आप कह रहे हो ट्रोपोपॉज। देन उसके बाद देखो स्ट्रेटोस्फेयर आ रहा, देन उसके बाद स्ट्रेटोपॉज आ रहा, फिर मेसोस्फेयर, देन मेसोपॉज। अब देखो अब ये हम लोग क्या देखे थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये हम लोग देखे थे आपका हेट्रोस्फेयर में। हेट्रोस्फेयर में ये चीजें हम लोग देखे थे। उसके नीचे ये जो चारों लेयर है ये क्या था, ये था आपका होमोस्फेयर, होमोस्फेयर। ठीक है, तो ये दोनों किसके बेसिस पे था, ये दोनों था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। और ये जो लेयरिंग का डिवीजन हुआ है ये आपका किसके बेसिस पे हुआ है, तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो अब आपके लिए स्ट्रक्चर बहुत इजी होने वाला है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ठीक है, तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आई होप क्लियर होगा। अब देख लो बेस्ड ऑन कंपोजिशन हमने देख लिया, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, ये किसके बेसिस पे, तो आपके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने देख लिया। नेक्स्ट ये हम भी हमारा डायग्राम बात हो गई है। अब इसके बाद एक और आपके लिए डायग्राम बना देते हैं, एक और आपके लिए डायग्राम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। हमारी बात कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की हो रही थी। हमने क्या देख लिया, कंपोजिशन देख लिया, स्ट्रक्चर भी हमने ओवरऑल देख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग चार्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, इसे आप जरूर से जरूर अपने नोटबुक में मेंशन कर लेना। चलिए चार्ट के फॉर्म में इसको सबसे पहले देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट सेगमेंट होंगे इसके। सबसे पहला है टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड, सेकंड हो गया आपका थिकनेस, ये आपके एक्टिव रिकॉलिंग में भी बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में। नेक्स्ट मेजर लेयर, एंड देन ट्रांजिशन लेयर, एंड देन थिन एंड टेम्परेचर। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला हमारा मेजर लेयर क्या है, वो है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला हमारा मेजर लेयर होता है। इसमें अगर आप थिकनेस देखोगे तो थिकनेस क्या है, थिकनेस है अपना 0 to 15 किलोमीटर। ये सारी बातें आगे होगी। यहां पे आप देखोगे तो जो टेम्परेचर है वो अल्टीट्यूड के साथ अपना डिक्रीज होता है। ठीक है, उसी के बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद यहां पे एक ट्रांजिशन जोन आता है जिसे आप बोलते हो ट्रोपोपॉज। ये क्या हो गया, ट्रांजिशन लेयर हो गया। यहां पे जो एरिया होता है ट्रोपोपॉज का, ये थिन होता है। साथ ही साथ यहां का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना, कांस्टेंट होता है। अब ट्रोपोपॉज के बाद क्या आएगा, ट्रोपोपॉज के बाद आएगा अपना स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। इसका जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, वो अपना होता है 20 से 50 किलोमीटर। ये अपना हो गया इसका थिकनेस। यहां पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ओजोन लेयर एंड यूवी रेज। ठीक है, यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर और यूवी रेज देखने को मिलता है। वहीं देखोगे आप जो टेम्परेचर विथ अल्टीट्यूड, जो अपना ट्रोपोस्फेयर है, यहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था,
इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जो पर किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। अब उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको क्या देखने मिलेगा, तो वो अपना स्ट्रेटोपॉज। यहां पे जो एरिया होता है वो थिन होता है, साथ ही साथ यहां का भी जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद स्ट्रेटोपॉज के बाद क्या आएगा, तो अपना आएगा मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर इसका एरिया क्या होता है, तो 50 से 80 किलोमीटर तक। एंड देन फिर से यहां पे आपको दिखेगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। देन उसके बाद मीसोस्फेयर के बाद क्या आएगा, तो अपना आएगा फिर से मीसोपॉज। यहां भी थिन होगा एंड देन यहां का भी जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। एंड देन एट लास्ट क्या होगा अपना, तो वो होगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ये 90 किलोमीटर एंड अबव का जो एरिया होता है उसको हम लोग थर्मोस्फेयर कहते हैं। यहां फिर से आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहां पे आयोनाइजेशन होता है, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन। तो इस अगर आपसे कंपोजिशन स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आए तो ये जो पूरा जो चार्ट हमने बनाया है ये पूरा उसको कंक्लूड कर रहा है। इसे जरूर से जरूर बनाना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारी बातें क्या क्या हो गई, एटमॉस्फेयर के बारे में हो गई, कंपोजिशन के बारे में हो गई, स्ट्रक्चर का हमने ओवरऑल चीजें देख लिया, साथ ही साथ एक दो डायग्राम भी देख लिए। अब आगे और कुछ बात करते हैं। अब देख लो ये सब हमारी बातें हो चुकी है। अब देखते हैं कुछ और बातें। अब देखो, आप जो ये पूरा चार्ट देख रहे हो इसमें आप देखोगे कोई मेजर लेयर है, कोई ट्रांजिशन लेयर है। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, तो उसके लिए 3 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, 3 पैरामीटर्स होते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये सारे पॉइंट आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 पैरामीटर्स क्या क्या है, सबसे पहले है वो अपना टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर। सेकेंड जो है वो है अपना डेंसिटी ऑफ एयर। एंड थर्ड है वो है अपना इंटर रिलेशन बिटवीन अल्टीट्यूड एंड एयर टेम्परेचर। ठीक है, ये 3 पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर ऑफ एयर एंड देन डेंसिटी ऑफ एयर एंड देन इंटर रिलेशन बिटवीन एल्टीट्यूड एंड एयर टेम्परेचर। इसी 3 बेसिस पे हम लोग इस पूरे लेयरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है मेजर लेयर, जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये हमारी मेजर लेयर होती है। इनके बारे में हम लोगों ने फीचर देख लिया, जो भी एरियाज है वो देख लिया, साथ ही साथ टेम्परेचर में कैसे चेंज आ रहे हैं वो भी हमने देख लिया। देन सेकेंड पार्ट क्या होता है, वो अपना होता है ट्रांजिशन लेयर। ट्रांजिशनल लेयर ये बेसिकली जो थिन पार्ट होता है, जो 2 मेजर लेयर के बीच में जो पार्ट होती है, जैसे अपना ट्रोपोपॉज हो गया, स्ट्रेटोपॉज, मीसोपॉज, ये सब अपना ट्रांजिशन लेयर के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो थिकनेस होता है वो तो सबसे पहले थिन होता है, साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके चलना, टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होता है। इसी के साथ ये भी चीजें आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो भी मतलब एक एक करके जो हमारा फिजिकल फीचर था उसके बेसिस पे हम लोगों ने जो डिफाइन किया था, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, इनको अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। आप अगर देखोगे 2021-22 का क्वेश्चन, तो आपको ट्रोपोस्फेयर से क्वेश्चन पूछा हुआ था, इनके एप्लीकेशन पूछे हुए थे, इनका इंपॉर्टेंस पूछा हुआ था। वैसे ही पहले भी एक बार स्ट्रेटोस्फेयर से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ रखा है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके ट्रोपोस्फेयर के बारे में। सबसे पहला अपना ट्रोपोस्फेयर, आप देख लो, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हमने देख लिया, 8 to 18 किलोमीटर, ठीक है, 13 किलोमीटर एवरेज होता है। ठीक है, इट इज थिकर एट द इक्वेटर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन एक्सपीरियंस्ड हेयर, इट इज थिनर एट पोल्स। आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं आंसर लिखने के लिए। अगर ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछ रहा है तो आपके हाथ में एटलीस्ट 5 पॉइंट, सपोज ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में आपने लिख रहा है, तो आपके पास एटलीस्ट 5 पॉइंट होने चाहिए। एक इजी वे में आपके पास 5 पॉइंट होने चाहिए, जिससे आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली फ्रेम कर दो। इंट्रो दे दो, कुछ डायग्राम बनाओ, पॉइंट्स लिखो एंड देन कंक्लूड करो, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा इससे। अब ट्रोपोस्फेयर के बारे में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने
कि ये जो एरिया है ये थिकर होता है कहाँ पे, तो 0 डिग्री पे, दैट मीन्स इक्वेटर के पास, वहीं थिन हो जाता है पोल्स पे जाके। इसके लिए आप एक डायग्राम देख लो, यहाँ पे कुछ डायग्राम आप यहाँ पे इंक्लूड कर दो इसके लिए। सपोज सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ये नॉर्मल लैप स्लेट का आप डायग्राम देख लो। सबसे पहले नॉर्मल एंड इन्वायरमेंट, इसी को आप इन्वायरमेंट लैप स्लेट भी कहते हो। सबसे पहला या वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको ट्रोपोस्फीयर में देखने को मिलेगा। इसके लिए आप ऐसे डायग्राम यूज कर सकते हो। डायग्राम मैंडेटरी है ज्योग्राफी में, विदाउट डायग्राम आप अच्छे स्कोर नहीं ला सकते हो। इस बात को आप नोट डाउन करके चलते रहना, नोट डाउन करके चलते रहना। अब आप देखोगे विथ अल्टीट्यूड, आप देखोगे कि टेम्परेचर डिक्लाइनिंग स्टेज पे जा रहा है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसी को आप क्या कह रहे हो, नॉर्मल और इन्वायरमेंटल लैप स्लेट। वहीं जो हमने पहला पॉइंट देख लिया कि जो थिकनेस होता है वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होता है और थिन हो जाता है अपने पोल्स के पास जाके। उसके लिए आप एक डायग्राम देख लो। सपोज ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ। तो आप देखोगे ये जो थिकनेस है ट्रोपोस्फीयर का, वो आप देखोगे कि ऐसे कुछ होता है, कुछ ये ऐसे होता है। दैट मीन्स ये जो एरिया है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये थिक हो गया 18 किलोमीटर तक, ये थिक हो गया बिकॉज ऑफ हाई थर्मल कन्वेंशन, हाई थर्मल कन्वेंशन, हाई थर्मल कन्वेक्शन। इस बात को नोट डाउन कर लेना। वहीं आप देखोगे कि पोल के पास ये माइनर हो जाता है, दैट मीन्स 8 किलोमीटर यहां एंड 8 किलोमीटर यहां, ये माइनर हो जाता है बिकॉज ऑफ लो थर्मल कन्वेंशन, लो थर्मल कन्वेंशन, ठीक है, नो थर्मल कन्वेक्शन। वहीं आप देखोगे कि विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर सीजन में ये जो लेयरिंग होता है ये नीचे की ओर आता है। दैट मीन्स अब ये स्लो डाउन हो जाता है, दैट मीन्स अब ये डिक्लाइन हो जाता है। विंटर सीजन के समय में बात हो रहा है ट्रोपोस्फीयर का थिकनेस। वहीं आप देखोगे कि समर सीजन में, समर सीजन में ये जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको मेंस में ये सब पॉइंट इंक्लूड करते चलना है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब इसके आगे कुछ और बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस ग्रेजुअली विथ हाइट। हमने देख लिया क्या, नॉर्मल लैप स्लेट के बारे में। जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका डिक्रीज हो रहा है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। वाई डज द टेम्परेचर रिड्यूस, ये इंपॉर्टेंट है। द प्राइम सोर्स ऑफ हीट फॉर द ट्रोपोस्फीयर इट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज द टेम्परेचर रिड्यूस। वो डायग्राम भी आप इसमें यूज कर सकते हो कि जो सबसे प्राइम सोर्स हमारा क्या होता है सरफेस का हीटिंग का, वो होता है अपना टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। वो जो होता है उसका जो फोर्स होता है, उसका जो पावर होता है वो अपने सरफेस ऑफ अर्थ पे मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे वो हाइट होगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो होगा वो उसकी इसकी जो कैपेसिटी होगी, इंटेंसिटी होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की, तो टेम्परेचर भी अपना रिड्यूस हो जाएगा। ऑल द वेदरिंग फेनोमेना लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ एयर एंड जेट स्ट्रीम्स एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इन द लेयर। तो ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होते हैं, ये सब आप पॉइंट एग्जाम में ऐड कर सकते हो। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रेटोस्फीयर बाय ट्रोपोपॉज, ये हमने देख लिया। साथ ही साथ ये जो पॉइंट है इसको क्या सपोर्ट कर रहा है, आप एक चीज समझो। जो ट्रोपोपॉज, जो ट्रोपोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर होती है, ये बेसिकली एक तरह से ना जोन ऑफ, साथ ही साथ लिखते चलना आप लोग, मैं आपको डिक्टेट कराते चल रहा हूं। ये जो ट्रोपोस्फीयर है ये आपका जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर होता है, ठीक है, जिसके कारण से ये आपका सरफेस हीटिंग को भी सपोर्ट करता है, सरफेस हीटिंग को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हाई थर्मल कन्वेक्शन को भी सपोर्ट करता है। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। इसी कारण ये जो एरिया है ट्रोपोस्फीयर का एरिया है, यहां पे हाई टर्बुलेंस होता है, हाई टर्बुलेंस होता है, जिसके कारण यहां पे जो भी फ्लाइट्स वगैरह हैं वो यहां पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है या यहां पे सपोर्ट नहीं कर पाता है, एयर ट्रांसपोर्ट यहां पे
सपोर्ट नहीं करता है, वो सपोर्ट कहाँ करता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। थिकनेस भी आपने समझ लिया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। समर के समय में क्या देखा कि थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और विंटर के समय में क्या देखा आपने कि जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब एक पॉइंट और देख लो यहां पे, उसे आप नोट डाउन कर लेना। जो देख रहे हो कि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, इसी को आप सपोर्ट करते हैं, इस पॉइंट को अब फिर से सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हो कि जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फेयर में अल्टीट्यूड के साथ डिक्लाइन हो रहा है। उसके पीछे दो रीजन होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, उसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। पहला पॉइंट क्या होता है? लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये क्या होता है? लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सपोज ये आपका सन है, अब ये सरफेस है, यहां पे जो हीट हो रहा है, ये सबसे पहले हीट होता है शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन से। ठीक है, लेकिन जब ये री रेडिएट बैक करता है तो ये करता है लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। तो यही जो री रेडिएशन का प्रोसेस होता है, ये आपके सरफेस को हीट करता है, यहां के टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, एंड देन यही और क्या करता है, तो साथ ही साथ ये जैसे जैसे सरफेस ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। क्योंकि लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसका जो इंटेंसिटी होता है ये आपके सरफेस के पास मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी डिक्लाइन हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना, लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का रोल। री रेडिएटेड फ्रॉम सरफेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन एंड रिलेटेड सरफेस हीटिंग। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। ये हो गया, ये हमारी पहली बात। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है, सेकंड पॉइंट ध्यान रखना, जो एटमॉस्फेयर है वो आपका डेंसर है बिकॉज ऑफ वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसका जो इंटेंसिटी होता है ये आपके सरफेस के पास मैक्सिमम होता है, इसलिए यहां पे टेम्परेचर भी आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंग टेंडेंसी में देखने को मिलेगा। जैसे ही जैसे ये ऊपर की ओर जाएगा एल्टीट्यूड के साथ, जो इसकी टेम्परेचर है अल्टीट्यूड के साथ जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन डिक्लाइन विथ अल्टीट्यूड, डिक्लाइन विथ अल्टीट्यूड। तो इस बात को ध्यान रखना, दो पॉइंट, लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज डेंसर विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर एंड ग्रीन हाउस गैस। आई होप ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये बात आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, वहीं और कुछ और एक दो पॉइंट, जैसे ये सब आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल दी वेदर फिनोमेना लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इन दिस लेयर। ठीक है, साथ ही साथ और कुछ और क्या बात हो सकती है, जैसे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर जैसे सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये भी ट्रोपोस्फेयर इसको भी सपोर्ट करता है। और साथ साथ ऑकरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेदर फिनोमेना लाइक विंड, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सारी बातें हो चुकी है हमारी, इसको आप नोट डाउन कर लेना। इससे ही हमारा क्वेश्चन पूछा होता है पिछले बार 2021-22 आई गेस 22 में पूछा था कि ट्रोपोस्फेयर का इंपॉर्टेंस बताइए आप। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। इसके लिए हमने दो डायग्राम भी आपको बता दिया, उसको आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। अब स्ट्रेटोस्फेयर देख लो, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आपने ऊपर देख लिया चार्ट में, अप टू 50 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस बियॉन्ड द ट्रोपोपॉज। क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है, ट्रोपोपॉज एक ट्रांजिशन जोन आता है एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब इसी में देखोगे स्ट्रेटोस्फेयर में कि आपको ओजोन भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यूवी रेज भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहां पे जो अल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग फेज में दिखेगा। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर ही बढ़ेगा। इस पॉइंट को आप यहां पे ध्यान रखना। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी एनर्जी फ्रॉम द सन बाय दिस ओजोन कॉज द टेम्परेचर टू राइज विथ हाइट। इसलिए यहां पे आपको टेम्परेचर जो है वो अल्टीट्यूड के साथ इंक्रीजिंग टेंडेंसी में देखने को मिलता है। टेम्परेचर आर हाईएस्ट ओवर द समर पोल्स एंड लोवेस्ट ओवर द विंटर पोल इन द स्ट्रेटोस्फेयर।
ठीक है, ये सेकंड पॉइंट को भी ध्यान रखना। अब वहीं देखोगे आप कि जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में, इसको आप एक नाम से जानते हो। वो नाम क्या है? उसे आप कहते हो अपर एयर। इसको नोट डाउन कर लेना, ये सब एग्जाम में यूज कर सकते हो आप। अपर एयर थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन, अपर एयर थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर अल्टीट्यूड के साथ राइज हो रहा है उसे आप क्या कहते हो? अपर एयर थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये जो होता है ना, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, अपर एयर थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या हो रहा है वो समझाते रहे। इसमें क्या होता है, जो आपके कोल्ड एंड डेंसर जो एयर हैं वो क्या होते हैं, सरफेस के पास आ जाते हैं, और कोल्ड एंड डेंसर एयर के ऊपर आपके हॉट एंड लाइटर जो एयर होते हैं वो आ जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, ये जो कोल्ड एंड डेंसर एयर है ये राइज नहीं कर पाता है, ये सिंक होते रहता है। साथ ही साथ जो हीट एंड लाइटर एयर है वो वहां से राइज नहीं कर पाता है, साथ ही साथ यहां से वो सिंक भी नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। बस शॉर्ट में आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, जब कोल्ड एंड डेंसर एयर हॉट एंड समर जो लाइटर एयर होता है उसके नीचे आ जाए उसे आप थर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हो। ठीक है, कोल्ड एंड डेंसर एयर इज बिलो लाइट एंड वार्म एयर। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखना, इट इज नॉन कन्वेंशन, इट इज नॉन कन्वेक्टिव। दैट मीन्स जो यहां पे राइज होगी वो एयर की राइज नहीं होगी। साथ ही साथ नॉन टर्बुलेंट भी होता है ये एरिया। इससे क्या होगा, यहां पे किसी भी तरह कोई भी फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह होती है वो एब्सेंट होती है। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो होती है वो एब्सेंट होती है, इसलिए ये एयर ट्रांसपोर्ट के भी यूज में हेल्प होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ और कुछ और याद कर सकते हो, जैसे आगे कुछ और बात कर लेते हैं। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री ऑफ क्लाउड एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना मेकिंग कंडीशन ऑलमोस्ट आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ये भी बात हमारी हो चुकी है। समटाइम्स रेयरली सीरस क्लाउड आर प्रेजेंट एट लोअर लेवल ऑफ दिस लेयर। तो बस आपको इससे इतना ही ध्यान रखना है। अब इसके लिए अगर स्ट्रेटोस्फेयर के लिए अगर डायग्राम चाहिए तो वो मैं अब आपको बना के दिखा दे रहा हूं। यहां पे स्ट्रेटोस्फेयर के लिए आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूं, वो आप अपने नोटबुक में बना लेना। सपोज यह देख रहे हो आप, वाई एक्सिस ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस डिनोट कर रहा है आपके अल्टीट्यूड को, एंड जो एक्स एक्सिस है ये डिनोट कर रहा है आपके टेम्परेचर को। ठीक है, फिर से वैसे ही चलना है हमें। 15 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन -70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने ट्रोपोस्फेयर में क्या देख लिया था, कलर का, पेन का कलर चेंज कर ले रहे हैं। ट्रोपोस्फेयर में क्या देखा था हमने कि जो टेम्परेचर है वो अब डिक्लाइन हो रहा। ठीक है, विथ अल्टीट्यूड। उसके बाद क्या था, ट्रोपोपॉज का एरिया था जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब देन इसके बाद क्या हो रहा है कि फिर से टेम्परेचर जो है वो राइजिंग टेंडेंसी में देखने को मिल रहा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपके ट्रांजिशन जोन हो गए। ठीक है, इसे आप कह रहे हो ट्रोपोपॉज। बार बार डायग्राम बन रहा क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इस एरिया में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है उसे आप नॉर्मल लैप्स रेट कह रहे हो। आई होप ये डिस्कशन भी आपके लिए क्रिस्टल क्लियर होगी। अब इसके बाद देखो यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये एरिया हो गया अपना स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया हो गया। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो कोल्ड एंड डेंस एयर है वो अब आपके वार्म एंड लाइटर एयर के नीचे आ गई है, वार्म एंड लाइटर एयर के नीचे आ गई है। इसलिए यहां पे आपको टेम्परेचर इन्वर्जन भी देखने को मिल रहा। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। अब यहां पे आपको जो टेम्परेचर है वो राइज क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ ओजोन और यूवी रेस की वजह से।
ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि नॉन कन्वेक्शन है, नॉन टर्बुलेंट है, एविएशन को सपोर्ट कर रहा। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर होगी आपकी, इसको आप ध्यान रख लेना। हमारी बात कहां तक हो गई? स्ट्रेटोस्फीयर तक हमारी बात हो गई है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ट्रोपोस्फीयर से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, स्ट्रेटोस्फीयर भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इन दोनों को आप अच्छे से ध्यान रखना। अब वहीं अगर देखोगे आप कि ये जो ओजोन है या जो यूवी रेज है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि जो अर्थ है, बायोस्फीयर है और जो ह्यूमन हैबिटेट है, इसको ये प्रोटेक्ट करता है बाय हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते चलना। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्ट्रक्चर शुरू होता है जिसका नाम है मीसोस्फीयर। थर्ड क्या है? मीसोस्फीयर। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले देख लो इसका एक्सटेंशन क्या है, वो है अपना 50 to 80 किलोमीटर। यहां आपको फिर से क्या देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर आपका डिक्लाइन हो रहा जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ रहा। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, ये सबसे पहला पॉइंट। अब यहां पे जो है कि यहां पे जो अब टेम्परेचर जो डिक्लाइन हो रहा, टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा, उसके पीछे रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर डिक्लाइन के पीछे का रीजन है कि जो यहां पे ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, डज नॉट ऑकर अबव 50 किलोमीटर। ठीक है, दैट मीन्स मीसोस्फीयर में आपका ओजोन मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि जो एयर है वो आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है आपके स्ट्रेटोस्फीयर से मीसोस्फीयर में। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन करते चलना। साथ ही साथ जो मोस्ट ऑफ मीटेराइट्स होते हैं आर फ्रॉम इन मेसोस्फीयर। ठीक है, जितने भी मीटेराइट्स होते हैं वो कहां फॉर्म होते हैं? तो आपके मीसोस्फीयर में। इसीलिए मीसोस्फीयर को आप शूटिंग स्टार्स भी कहते हो। ठीक है, जो मीसोस्फीयर के अंदर जो भी मीटियोर्स होते हैं उसे आप क्या कहते हो? शूटिंग स्टार। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। चलिए अब इसके बारे में कुछ और यहां पे एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहला है अप टू द मीसोपॉज फ्रॉम स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द टेम्परेचर अगेन रिड्यूसेस विथ हाइट। हमने 2 पॉइंट देख लिया क्यों ऐसा हो रहा। द एयर इज सो कोल्ड जस्ट बिलो द मीसोपॉज that even the scarce water vapor can be sublimated into the polar mesospheric noctilucent cloud। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ, देखो अब यहां पे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अपना शूटिंग स्टार्स। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो मीसोस्फीयर के लिए बस आप इतना पॉइंट को ध्यान। अब नेक्स्ट इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आ जा रहा है आपका फोर्थ लेयर, या फोर्थ आप कह लो इंपॉर्टेंट लेयर, मेजर लेयर, वो है अपना थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के बारे में कुछ देख लो। ये एरिया क्या है इसका? थिकनेस, तो 90 किलोमीटर एंड अबव यहां पे आपको थर्मोस्फीयर देखने को मिलेगा। फिर यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है विथ अल्टीट्यूड। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। वहीं अब यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस एंड मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक है, इसीलिए यहां पे आपका टेम्परेचर राइज होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयंस मूवमेंट इन थर्मोस्फीयर। ठीक है, अबव द मीसोपॉज टेम्परेचर अगेन इंक्रीज विथ हाइट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जेटिक यूवी एंड एक्सेस रेडिएशन फ्रॉम द सन। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट ऑर्बिट हेयर। ठीक है, उसका देख लो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यहां पे, द कर्मन लाइन लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर इज वाइडली यूज्ड टू डिस्क्राइब द बॉर्डर बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस। तो इसको ध्यान रखना, कर्मन लाइन। ठीक है, अब यहां पे कुछ और बात देख लो। जो कुछ और बात क्या देख सकते हो आप कि जो 90 किलोमीटर से आपका 640 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, यहां पे जो आयंस का कंसंट्रेशन होता है वो काफी ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, जो आयन का कंसंट्रेशन होता है
वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपके रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं। कहाँ से? तो आपके थर्मोस्फेयर से। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए इसे आयनोस्फेयर भी कहते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये किसका सोर्स है? तो आपका रेडियो ट्रांसमिशन का सोर्स है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। अब अगर आपको इसके लिए डायग्राम बनाना है तो आप वो भी बना लो। ये देख लो आप ऐसे। देन ये छोटे छोटे डायग्राम हैं जो आपको एज देंगे एग्जाम में। ये सब डायग्राम आपको एग्जाम में एज देते चलेंगे। 90 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। अब आप देखोगे कि यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। आप देखोगे यहाँ से ये रेडिएट बैक कर जा रहा है। ठीक है, इसे आप सरफेस पे क्या कह रहे हो? रेडियो वेव्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन है वो आपका हाई है। ठीक है, इस एरिया को क्या कह रहे हो? आयनोस्फेयर। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। इसी के साथ हमारा थर्मोस्फेयर भी खत्म होता है। अब देख लो, ये जो हमारी ऊपर बात हुई थी वही सब इसको कंक्लूड किया हुआ है। ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड, स्ट्रेटोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ ओजोन एंड यूवी रेज, एंड देन मेसोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड, एंड देन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ यूवी एंड एक्सरेज और इधर आयंस। तो ये चारों भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आयनोस्फेयर के बारे में हम देख लिया। ठीक है, आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर वेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज करंट फ्लो इन द एयर इन द स्फेयर, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द अर्थ फ्रॉम दिस स्फेयर, एंड ड्यू टू दिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज बिकम पॉसिबल। ये भी बात हमारी हो चुकी है। अब यहां पे नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट क्या है? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बारे में कुछ देख लो। बियॉन्ड 400 किलोमीटर एक्सोस्फेयर क्या है? थिकनेस, तो बियॉन्ड 400 किलोमीटर। यहां देख लो, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर पार्टिकल्स बट लेस डेंसिटी, सो टेम्परेचर रिड्यूस्ड विथ हाइट। टेम्परेचर क्या हो रहा है? यहां पे रिड्यूस हो रहा है विथ हाइट। अबव द आयनोस्फेयर एंड एक्सटेंड्स टू 400 किलोमीटर अबव अर्थ, द एयर हेयर इज एक्सट्रीमली रेयरफाइड। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना एक्सोस्फेयर को। ये वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको देख लेना। ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू सोलर रेडिएशन, the temperature of air particles can go with 1000 degrees Celsius, but due to low density the air particles are so far apart that they are unable to transfer the temperature, thus temperature feels cold। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना एक्सोस्फेयर के बारे में। इसी के साथ हमारा क्या हो रहा है, आप देखोगे कि जितने भी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है वो सारी हमारी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद हमने क्या देखा था? केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, कि केमिकल के बेसिस पे हमने क्या बांटा था? दो लेयरिंग किया था। सबसे पहला था होमोस्फेयर, एंड देन आपका हेट्रोस्फेयर था। ठीक है, होमोस्फेयर के अंदर हम लोग क्या देखा था? जो होमोस्फेयर का उसका एक्सटेंशन क्या था? अप टू 90 किलोमीटर। ये बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फिर से एक बार। जो भी चार मेजर लेयर हैं वो इसी के अंदर आ रहा था, इन विच 4 मेजर एटमोस्फेरिक गैसेज आर यूनिफॉर्मली मिक्स। ट्रोपोस्फेयर टू मीसोपॉज आर इंक्लूडेड इन होमोस्फेयर। इसको ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर से मीसोपॉज तक ये हमारा होमोस्फेयर के अंदर इंक्लूड होता है। वहीं हेट्रोस्फेयर के बारे में कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। ये अबव 90 किलोमीटर होता है। ठीक है, यहां पे हेट्रोस्फेयर का मतलब क्या है? कि हेट्रोजिनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशिएशन। वहां पे हेट्रोजिनिटी होता है। इट इज फॉर्म्ड थ्रू डिफरेंशिएशन ऑफ एटमोस्फेयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देयर स्ट्रेटिफाइड वर्टिकल अरेंजमेंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इसको आप हेट्रोस्फेयर भी कहते हो। इसी के साथ हमारा क्या क्या खत्म हो गया? कंपोजिशन खत्म हो गया एंड स्ट्रक्चर खत्म हो गया एटमॉस्फेयर का। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये देख लो आप, ये डायग्राम, ये सब हमारी बन चुकी है। ये हमने ही बना के दिखा दिया, यहाँ ही बना हुआ है। आप इसे एग्जाम में यूज कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक है हीट के ऊपर, हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अब देखो हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर सिंपल सा लॉजिक समझो। यहाँ पे सी देखो, ये जो हीट एंड टेम्परेचर है इसके बीच में बहुत सिंपल रिलेशन है। सपोज मैं इसको डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। सपोज ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है।
ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ हो गई ये आपका सन रेज हो गया। ठीक है, अब ये जो इसकी जो सन इंक्लिनेशन होगी वो आपके ग्राउंड पे कुछ ऐसे पड़ेगी। ठीक है, इसे आप कह रहे हो शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन। ठीक है, अब ये यहाँ से वापस री रेडिएट बैक होगी, कुछ ऐसे री रेडिएट बैक होती जाएगी, जिसको आप कहोगे लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये तो बेसिक फीचर हो गया। साथ ही साथ आप देखोगे, ये तो हो गया सरफेस का बात। अब अगर आप ग्लोब को देखोगे पूरा ऐसे, तो आप देखोगे ये आपका हो गया 0 डिग्री, इधर हो गया आपका 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, इधर हो गया आपका 23 हाफ डिग्री साउथ। ठीक है, सन जो है, सन का जो मूवमेंट है वो आपका इन्हीं के बीच में होता है, सन का मूवमेंट इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ देखोगे कि ये जो रेज है जो इक्वेटर पे है, ये रेज आपका थ्रू आउट द ईयर होता है। ठीक है, यहाँ जो रेज होगा ये आपका थ्रू आउट द ईयर होगा। फिर यहाँ से ये नॉर्थ की ओर मूव करेगा तो इनका रेस कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे आएगा, ये इनका इंक्लिनेशन कुछ ऐसे होगा। लेकिन आप देखो एक चीज़ यहाँ लॉजिक समझना, जितनी हायर इंक्लिनेशन होगी उतनी कम वहाँ पे सन की डेंसिटी होगी, उतनी कम वहाँ पे सन की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाएगा। ये बेसिक नॉलेज आप ध्यान रखना। सन की रेज अगर बिल्कुल स्ट्रेट है, इंक्लिनेशन लो है, दैट मीन्स वहाँ पे सन की रेज मैक्सिमम है, वहाँ पे टेम्परेचर भी मैक्सिमम होगा। ये तो कुछ बेसिक बात हो गई। लेकिन ये जो पहला फैक्ट हो गया और जो सेकेंड फैक्ट हो गया, क्या ये हर जगह इक्वली एप्लीकेबल है? तो बिल्कुल नहीं। ये आपका लैटिट्यूड के साथ, अल्टीट्यूड के साथ, वेजिटेशन कवर के साथ, बहुत सारे फैक्टर पे ये निर्भर करता है। ओशियन के नियर बाई है, सी के नियर बाई है, इन सब पे ये फैक्टर पे डिपेंड करता है हीट एंड टेम्परेचर आपका। तो हम लोग अब इसके बारे में देखने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, क्या क्या टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। सबसे पहला फैक्टर क्या है वो देख लो आप। ये बस इसको पूरे फैक्टर को आपको ध्यान रखना है, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। द इंटरेक्शन ऑफ इंसोलेशन with the atmosphere and the earth's surface creates heat which is measured in terms of temperature. The distribution of temperature varies both horizontally and vertically. ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, फैक्टर इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वो अब हम लोग एक एक करके फैक्टर देखेंगे। सबसे पहला है लैटिट्यूड। ये देखो आप, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ऊपर बढ़ते गए ये आपका 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, नीचे आया ये आपका 90 डिग्री साउथ हो गया। यहां देखो, ये देखो डायरेक्ट इंसिडेंस। ठीक है, डायरेक्ट इंसिडेंस। यहां देखो स्लैंटिंग इंसिडेंस, दैट मीन्स स्लैंटिंग इंसिडेंस है तो यहां पे आपका टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्लाइनिंग फेज में देखने को मिलेगा। देन यहां पे देखो स्लैंटिंग इंसिडेंस। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखते हैं। द लैटिट्यूड डिटरमाइंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस। द हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, more the distance sun rays have to travel within the atmosphere which increases the heat loss by the sun rays. जैसे जैसे इंसिडेंस की जो डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे सन की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर सन की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई तो इनकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होगा। सो लेस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द अर्थ। दिस इज वाई द पोल्स which get slanting solar radiation are much cooler than the equator which get direct sunlight. तो ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है लैटिट्यूड का। चलिए ठीक है, तो हमारा आप सेकेंड पॉइंट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। अब इसको बहुत सिंपल भाषा में समझना। ये देखो आप, इसको अच्छे से समझाते हैं। ये आपका ग्लोब हो गया। अब यहाँ पे क्या देखोगे, ये जो सन है ये मूव करता है 23 हाफ डिग्री नॉर्थ, 23 हाफ डिग्री साउथ। तो जब सन जो है ये नदर्न हेमिस्फीयर में होगा, दैट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में सन का जो ड्यूरेशन होगा, सनलाइट का ड्यूरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा, इसलिए उस समय नदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा,
दैट मीन्स समर सनलाइट मैक्सिमम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी आपका ज़्यादा होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में है, दैट मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में समर का जो सनलाइट है, जो सन का जो सनलाइट है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ठंड के मौसम में नदर्न हेमिस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तो वो है अल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। देखो, ये एरिया है, सपोज इंडिया है, यहां आप देखोगे कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, ठीक है, ये दोनों एरिया एक ही लैटिट्यूड पे होगा, लेकिन दोनों में जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि सपोज ये एक्स है, ये वाई है। वाई जो प्लेस है ये आपका अल्टीट्यूड में मैक्सिमम है, एक्स प्लेस जो है वो अल्टीट्यूड में कम है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। तो लैटिट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन अगर अल्टीट्यूड में वेरिएशन है तो वहाँ भी आपको टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। एज दी अल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर रिड्यूस पर द नॉर्मल लैपसेट। क्या था नॉर्मल लैपसेट? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इसी को आप नॉर्मल लैपसेट कहते थे। नेक्स्ट देख लो आप, वेजिटेशन कवर, इसके बारे में हमारी बात हो गई थी। ट्रीज अंडरटेक ट्रांसपिरेशन विच हैज अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्ट सनलाइट टू रीच ग्राउंड, इसलिए टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट देख लो आप, फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द कॉन्टिनेंटल लोकेशन हैव मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर देन द कोस्टल लोकेशन ड्यू टू द मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द ओशियन थ्रू द लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन करता है? तो आपके जो भी कोस्टल रीजन होते हैं, ये सब जो रीजन होती है, ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। इसलिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये जो कॉन्टिनेंटली वाला एरिया है, यहाँ आपको जो टेम्परेचर में एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगा। अगर समर हुआ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, विंटर होगा तो भी समर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगा, बिकॉज ऑफ लैंड एंड सी ब्रिज। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। सिक्स क्या है? ओशियन करंट। वार्म एंड कोल्ड ओशियन करंट इंक्रीज और रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस रिस्पेक्टिवली, इसको भी ध्यान रखना है। सेवेंथ क्या है? लोकल फैक्टर लाइक लोकल विंड्स, अर्बन एरिया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा कैन ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ लोकेशन। तो इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट को, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मेंस में इजीली फ्रेम हो सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो ये सातों पॉइंट को एटलीस्ट आप 5-6 पॉइंट को एक डायग्राम बना लो, एक सर्कल बना लो और 6 पॉइंट को आप ऐसे करके अपने नोटबुक में दिखा लो। इससे क्या होगा, जब एग्जाम के कुछ दिन पहले आप इससे इजीली रिवाइज कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट हमारी बात होगी किसकी? आप हॉरिजेंटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमारी क्या बात हो गई? इससे पहले हमने क्या देख लिया? फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। अब हमारी बात होगी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसमें देखो, इसको समझने से पहले एक टर्म समझना जिसका नाम है आइसोथर्म। इससे इस ईयर भी 2025 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा एंड 2024 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था। तो इसको पहले समझते हैं एक बार। सपोज ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। ठीक है, इधर आपका सपोज ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। ठीक है, ये एरिया हो गया आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये कुछ एरिया हो गया आपका अफ्रीका का, इधर हो गया आपका इंडिया, एंड देन ये पूरा आपका यूरोप, यूरेशियन, ये सब रीजन हो गया। ऐसे कुछ रीजन हो गया। अब आप क्या देखोगे? ये इंडियन ओशियन हो गया। अब सपोज आप इंडिया को बस कंसीडर करके चलो। समर के मौसम में अगर सन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, सन जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, इसमें अब टेम्परेचर वो कैसे देखने को मिलेगा वो देखो। ओशियन में टेम्परेचर एक्सट्रीम नहीं होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 55 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है आपका कॉन्टिनेंट का एरिया है, यहाँ पे अभी आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं फिर से ओशियन में आपको टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ओशियन जो होता है वो हीट जल्दी रिलीज नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्टिनेंट के कंपेयर में ज़्यादा होता है। देन अब
पोल की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर रिड्यूस करते चलो आप, 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, देन ऐसे ही यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, देन इधर भी आप वैसे ही करो, 50 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा कुछ हमारा एक डायग्राम बन गया। अब जो यहाँ पे जो सिमिलर टेम्परेचर है उनको आप एक लाइन में लेके आ जाओ। यहाँ पे देखो आप 50 डिग्री, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो जब यहाँ पे एक टर्म जो आया उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है कि ये जो सेम टेम्परेचर है, सेम टेम्परेचर को एक लाइन में जोड़ देता है, एक लाइन में कनेक्ट कर देता है, उसे आप क्या कहते हो, आइसोथर्म। लाइन दैट कनेक्ट्स द सेम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप समर में, ड्यूरिंग समर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देख रहे हो कि जो आइसोथर्म है ये आपके इक्वेटर वार्ड इंक्लाइंड कर रहा, देखो इक्वेटर की वार्ड इंक्लाइन कर रहा है। वैसे इधर भी देख लो आप, इक्वेटर की ओर, इसे ही आप कहते हो आइसोथर्म। यही आपका देखो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में ये सबसे बड़ा इंपैक्ट यही क्रिएट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ shown by isotherm line joining equal temperature points generally from the equator to poleward the temperature keeps on declining। ये नेचुरल फेनोमेना है। इन जनरल द इक्वेटोरियल रीजन इज हॉट, क्योंकि यहाँ जो सन है वो आपका थ्रू आउट द ईयर होता है एंड इट्स टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर। द लोएस्ट टेम्परेचर इज एट नियर्स द पोल, कॉमन सेंस है ये। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव वेरी फ्रॉम लैटिट्यूड टू लैटिट्यूड, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोलर इंसिडेंस। यहाँ पे हमने क्या देखा था, ग्लोब यहाँ देखा था, यहाँ देखा था आप ऐसे होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, इसे ही आप सोलर इंसिडेंस कहते हो। तो ये पॉइंट भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर भी क्लियर होगा। ये सब पॉइंट आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, मीन्स के लिए। अब कुछ और बात देख लो, ये देख लो आप, अब यहाँ पे देख लो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है उसको ध्यान रखो। रीजन्स विद इन द इक्वेटर एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड रिसीव्स अबंडेंट सनलाइट एंड हेंस मोर हीट विल बी गेन्ड देन लॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे जो सोलर इंसिडेंस है वो कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो सन का जो इंटेंसिटी है वो आपका मैक्सिमम होगा। अगर सन का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसकी हीट मैक्सिमम होगी, अगर हीट मैक्सिमम होगा तो उसका टेम्परेचर भी उस रीजन में मैक्सिमम होगा। यही आपको बात कर रहा है एनर्जी सरप्लस, दैट मीन्स हीट जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। रीजन विद इन द इक्वेटर एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड रिसीव्स abundant sunlight and hence more heat will be gained than lost, hence they are generally energy surplus region। इस डायग्राम को भी आप यूज कर सकते हो। Regions beyond 40 degree north and south latitude lost more heat than they gained from sunlight, hence they are energy deficit region। इस दोनों पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। Most of the heat transfer takes place across the mid latitude 30 to 50 degree Celsius, 30 to 50 degree latitude, हैंस द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स हेयर। इस पॉइंट को भी नोट डाउन करते चलना। इसी के साथ हमारा लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर भी खत्म होता है। अब एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होता है जिसको आप कहते हो हीट बजट। हीट बजट, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मैं बस जितना समझाऊं उतना आपको समझते चलना है। पूरे हीट बजट को बहुत ज़्यादा बस नॉर्मल चीज़ों को समझते चलना है, एक डायग्राम के फ्लो में, कैलकुलेशन के फ्लो में बस समझते चलना है। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये तीन टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट बजट। इससे क्वेश्चन ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, हीट बजट ऑफ अर्थ। बस जैसे जैसे डायग्राम को समझा रहे हैं वैसे वैसे समझते चलना। देखो हीट बजट जो है, हीट बजट ऑफ अर्थ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस किसके बीच में? बिटवीन शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन एंड आउटगोइंग लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसके बीच में ये बैलेंस बताता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, एक डायग्राम के फॉर्म में समझना। ये हो गया आपका सी लेवल,
ठीक है, सी लेवल हो गया। देन इसके बाद ये रीजन हो गया आपका आइस कैप एंड ग्लेशियर, आइस कैप एंड ग्लेशियर। एंड देन इसके बाद हो गया आपका ये कॉन्टिनेंट सरफेस का रीजन हो गया, ठीक है, कॉन्टिनेंट का रीजन हो गया। ये कुछ आपका बेसिक हो गया। अब इसके बाद आप देखोगे कि सपोज यहां से आपका सन का रेज हो रहा है, सन का इंक्लिनेशन हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में होगा आपका शॉर्ट वेव सोलर इंसोलेशन के फॉर्म में, ठीक है। सपोज आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए 100 यूनिट मान के चलो, कितना यूनिट हो रहा, तो 100 यूनिट शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन। तो ये आपका 100 यूनिट कुछ ऐसे फ्लो होगा शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ये जो पूरे एटमॉस्फेयर है इसमें आपको क्लाउड देखने को मिलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ये सब क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। साथ ही साथ ये आपके आइस कैप्स एंड ग्लेशियर हो गए। तो ये जो शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन आ रहा, अब यहां से ये री रेडिएट बैक होगा। सबसे पहले ये जो क्लाउड है इससे री रेडिएट बैक होगा, ये ऐसे री रेडिएट बैक हो रहा, ठीक है। देन कुछ डस्ट पार्टिकल से री रेडिएट बैक होगा, एंड देन कुछ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर से री रेडिएट बैक होगा, ठीक है। क्लाउड से आपका 27 यूनिट बैक हो गया, देन डस्ट पार्टिकल से आपका 6 यूनिट, एंड देन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर से 2 यूनिट। ये किससे किससे, क्लाउड, डस्ट पार्टिकल्स एंड देन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। तो टोटल कितना री रेडिएट बैक हो गया, तो वो अपना 35 यूनिट, कितना 35 यूनिट। तो ये जो 35 यूनिट जो बैक हो गया वापस से एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया, उसे आप कहोगे एल्बिडो ऑफ द अर्थ, एल्बिडो ऑफ अर्थ। इस पॉइंट को ध्यान रखना। एल्बिडो का मतलब जो सरफेस को टच किया ही नहीं है उससे पहले ही वो एटमॉस्फेयर के बाहर चल गया, जो बाहर जिससे जैसे क्लाउड हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया एंड आइस कैप्स एंड ग्लेशियर हो गया। ये क्या किया, ये हीट को एब्जॉर्व नहीं किया, ये हीट को एटमॉस्फेयर से बाहर कर दिया। इसे ही आप एल्बिडो ऑफ अर्थ कहते हो। और इसे क्या कहते हो आप, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ, मतलब जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। कितना हो गया आपका 35 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप, इसके बाद आपका कितना बच गया, तो आपका बच गया सपोज 65 यूनिट रिमेन रह गया जो आपके सरफेस पे आएगा। सपोज ये जैसे ही सरफेस पे आया, उस सरफेस में से आपका 17 यूनिट लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर के बाहर चला गया। लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से बाहर चला गया। अब टोटल सरफेस को कितना मिला, तो अपना मिला 51 यूनिट। टोटल कितना मिला, 51 यूनिट, जो आपके सरफेस हीटिंग में हेल्प करेगा, सरफेस हीटिंग में हेल्प करेगा। पहले आप देखा 35 यूनिट बाहर चला गया, जिसे आप एल्बिडो ऑफ अर्थ कह रहे हो। क्लाउड हो गई, डस्ट पार्टिकल्स हो गई, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर हो गया। उसके बाद 17 यूनिट लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में चला गया, एंड देन उसके बाद 51 यूनिट आपका बच गया, जो अब ये क्या होगा, ये आपका डिफरेंट सोर्सेज से बाहर जाएगा। जैसे कुछ जाएंगे आपके कंडक्शन के फॉर्म में, कुछ जाएंगे आपके कन्वेक्शन के फॉर्म में, कुछ जाएंगे आपके लेटेंट हीट के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में लेटेंट हीट के फॉर्म में। तो इसे ही जो ये जो आपका पूरा बैलेंस हो रहा, इसे ही आप हीट बजट ऑफ अर्थ कहते हो। इस बात को ध्यान रखना, हीट बजट ऑफ अर्थ कहते हो। अब यहां पे पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं, वो आप लोग नोट डाउन करते चलना। सब फर्स्ट पॉइंट, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन कितना हुआ, रिसीव्ड कितना हुआ 100 यूनिट, ठीक है। इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ, ये कितना हो गया आपका 100 नहीं 65 यूनिट हुआ। सोलर इंसुलेशन जो वो 100 यूनिट आया था, लेकिन अर्थ से एब्जॉर्ब कितना हुआ, तो 65 यूनिट, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर में कितना एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपका 14 यूनिट, ठीक है। एब्जॉर्ब बाय सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया आपका 51 यूनिट, ठीक है।
डायरेक्टली, ये सब नोट डाउन करते चलना, डायरेक्टली गो टू एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कितना गया ये आपका? तो आपका 17 यूनिट। तो ये सब आपको नोट डाउन करते चलना है। देन उसके आप देख लो आप, तो इसको पूरा ध्यान रखना। शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ कितना हो गया आपका? 65, जिसमें से एटमॉस्फेयर ने कितना एब्जॉर्व कर लिया? 14। एब्जॉर्व बाय सरफेस ऑफ अर्थ कितना? 51 यूनिट एंड डायरेक्टली गोज टू एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव थर्मल टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 17 यूनिट। तो इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है। वहीं जो लेटेंट हीट है, ये आप देख रहे हो लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? जो इनसेंसिबल हीट होता है, जिसे आप फील नहीं कर सकते हो, विच इज चेंजिंग वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। जो लिक्विड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। जब चेंज टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना है, उसे आप लेटेंट हीट कहते हो। ये इनसेंसिबल हीट होता है, इसे आप फील नहीं कर पाओगे। आई होप ये पूरा डायग्राम भी आपको क्लियर होगा। ये एल्बिडो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब चलो इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं, हीट बजट के बारे में। द अर्थ रिसीव अ सर्टन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव and gives back heat into space by terrestrial radiation in form of long wave. Through this give and take or heat budget, the earth maintain a constant temperature. Vertical distribution of temperature covered under layer of atmosphere. ये तो हमारी बातें ये सब हो चुकी है, बस इसको आप ध्यान रखना हीट बजट के बारे में। ये देखो, वही नीचे जो डायग्राम जो मैंने यहाँ बताया है वही देखो यहाँ पे 27 बाई क्लाउड, 2 बाई आपका कौन सा है? 2 बाई आपका अर्थ है, दैट मीन्स आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। इसको भी आप नोट डाउन करते चलना। फिर यहाँ देख लो आप, ये सब लॉन्ग वेव सोलर इंसुलेशन 17 रेडिएटेड टू स्पेस फ्रॉम अर्थ, वहीं रेडिएटेड टू स्पेस बाय एटमॉस्फेयर कितना है? 48। तो ये नीचे हमने डायग्राम बना दिया है, इसे आप यहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट अब देख लो, इसका जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बस आप ध्यान रख लेना, हीट बजट के बारे में इतना ध्यान रख लेना। इसी को आप एक्सप्लेन करना है। जैसे आप सपोज इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आप ये जो पूरा डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? सपोज आप लिखोगे टेकिंग इनटू अकाउंट 100 यूनिट ऑफ शॉर्ट वेव सोलर इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम, 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू आउटर स्पेस। दीज 35 यूनिट आर डिस्क्राइब एज, क्या इसे डिस्क्राइब किया था? एल्बिडो। ये पहला पॉइंट। दूसरा, एल्बिडो इसी को क्या कहा था हमने? रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ। ठीक है। अब आउट ऑफ 35 यूनिट, 27 आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, 6 यूनिट आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय डस्ट पार्टिकल एंड 2 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय आइस कैप्स एंड ग्लेशियर। ये सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। उसके बाद आउट ऑफ 65 यूनिट एब्जॉर्व बाय अर्थ, 14 यूनिट्स, देखो जो 14 यूनिट था, ठीक है, 40 यूनिट क्या था? जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया था एटमॉस्फेयर में। 14 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट आर एब्जॉर्ब बाय सरफेस। ठीक है, 51 यूनिट कहाँ आया था? आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे आया था, जो आपके सरफेस हीटिंग में हेल्प किया था। ऐसे ही इसको आपको पूरे आंसर के फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही समझाना है हीट बजट में। ठीक है, और जो यहाँ पे कुछ एडिशनल फॉर्म लिखा है, अगर हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन दे तो इस पर आप जरूर आंसर लिखने के लिए कैपेबल रहना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। और डायग्राम जरूर यूज़ करना, ये भी डायग्राम आपके लिए है, ये भी डायग्राम है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो डायग्राम यूज़ कर लेना। अब कुछ और छोटे छोटे पार्ट देख लेते हैं, छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। टेम्परेचर इन्वर्जन हमने अभी देखा था, वैसे क्या देखा था हमने कि जो कोल्ड और डेंसर एयर है वो क्या हो रहा है, वो अब सरफेस के पास आ गया है और ऊपर जो है वो हॉट एंड लाइटर एयर ऊपर प्रिवेल कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कोल्ड एंड डेंसर एयर है वो राइज नहीं कर पा रहा, वो वापस से सिंक कर रहा है। यही आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन ऑफ द नॉर्मल लैप्सेट सच दैट एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज टू, इसे ही आप टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हो। कंडीशन क्या है टेम्परेचर इन्वर्जन का? सबसे पहला क्लीन एंड काम कंडीशन, clear skies and calm winds for efficient radioactive cooling of the earth's surface during light. Second, long nights और extended darkness. ये सब आपका कंडीशन है जो आपके टेम्परेचर इन्वर्जन को सपोर्ट करता है। थर्ड क्या है? जोग्राफिकल फीचर सच एज वैली और बेसिन कैन इन्हांस द लाइकलीहुड ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन
बाय ट्रैपिंग कोल्ड एयर नियर द सरफेस। अभी जो हमारी बात हुई, स्पेशली ड्यूरिंग काम एंड क्लीन एयर। मोस्ट कॉमनली सीन कहां का सीन होता है? फ्रंटल फॉर्मेशन में, विंटर सीजन में, माउंटेन एंड वैली में, ठीक है, माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज एंड एक्सेट्रा। विंटर सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जो कोल्ड एंड डेंसर एयर है वो आपके आप सरफेस के पास आ गया, कोल्ड एंड डेंसर एयर आपके सरफेस के पास आ गया। वहीं फ्रंटल फॉर्मेशन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, पॉल्यूशन डोम। पॉल्यूशन डोम इफेक्ट, सेम देखो, ये जो पॉल्यूशन डोम इफेक्ट है ये इन्वर्जन का ही है। इसमें क्या हो रहा है फिर से कि जो कोल्ड एयर जो है वो देखो आप ग्राउंड के पास है, तो कोल्ड एयर ग्राउंड के पास है, तो ये जो भी डस्ट पार्टिकल है उसके कंसंट्रेशन को ये ग्राउंड पे रख रहा है, उसके कंसंट्रेशन को ये ग्राउंड के नियर बाय में रख रहा है। वहीं देखो ये वार्मर एयर है, ये कोल्ड एयर के ऊपर चला जा रहा है। ये सेम वही इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट भी यहां एप्लीकेबल हो रहा है। जो डस्ट पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर से बाहर जा नहीं पा रहा है, बिकॉज ये जो रीजन है ये आपका कोल्डर रीजन हो गया है। नो वर्टिकल मूवमेंट, कोल्डर एयर विथ पॉल्यूटेंट, ये एरिया, इसी को आप क्या कह रहे हो? पॉल्यूशन डोम इफेक्ट। इट रेफर्स टू द फेनोमेना where pollutants become trapped beneath the layer of warm air during temperature inversion effect। तो अगर आपसे pollution doom effect 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो आप लिखने के लिए कैपेबल रहना, इसको आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग अ टेम्परेचर inversion, a layer of warm air traps cooler air beneath it along with any pollutant present in the lower atmosphere. This create a dome or देखो a dome or cap of stagnant air that prevented the vertical dispersion of pollution। ये जो डस्ट पार्टिकल ये अब ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा। दिस यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग कोल्ड वेदर व्हेन द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्राउंड बिकम कूल रिजल्टिंग इन टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। सीन ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन दिल्ली एनसीआर रीजन। तो ये सब तो आपका एग्जाम्पल हो गया, ये पूरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बस इस अगर डायग्राम को भी आप ध्यान रखोगे तो आप आंसर फ्रेम कर पाओगे। अपने पास 3 से 4 पॉइंट हमेशा, हर क्वेश्चन का 3 से 4 पॉइंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप एक लॉन्ग आंसर 10 नंबर का आंसर आप लिख पाओगे। अगर 5 पॉइंट रखोगे तो आप 15 मार्क्स का आंसर लिख पाओगे। इस बात को आप नोट डाउन कर लेना। देखो टेम्परेचर इन्वर्जन रोल इन इट। अब ये जो डोम इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूशन डोम इफेक्ट हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन का क्या रोल है? टेम्परेचर इन्वर्जन आपको पता ही है, कोल्ड एंड डेंसर एयर है वो अब सरफेस के पास है। टेम्परेचर इन्वर्जन excavate the pollution doom effect by preventing vertical mixing of the atmosphere. Normally, warmer air rises and cooler air sinks, facilitating the dispersal of pollutant. However, during temperature inversion, this vertical movement is suspended, leading to accumulation of pollutant near surface. देखो नॉर्मल समय में क्या होता है? नॉर्मल समय में आप देखोगे कि जो ये सरफेस है इसके सामने आपका वार्म एंड लाइटर एयर प्रिवेल करता है, जो आपका राइज करता है। वहीं ऊपर क्या होता है? आपका कोल्ड एंड डेंसर एयर ऊपर करता है, ये आपका सिंक होता है। यही जो वार्म एंड लाइटर एयर होता है ये जब ऊपर जाता है तो आपका ये क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यही आपके रेनफॉल में भी हेल्प करता है। ये क्या हो गया? आपका नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात हो गया। लेकिन जब एबनॉर्मल कंडीशन होता है, डेट मीन टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, ये जो कोल्ड एंड डेंसर एयर है ये अब नीचे की ओर आ जाता है, और वार्म एंड लाइटर एयर है ये ऊपर की तरफ चल जाता है। जिसके कारण क्या होता है? ये कोल्ड एंड डेंसर एयर सिंक होते जाता है, वार्म एंड लाइटर ऊपर की ओर जाता है, और दोनों में इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये डस्ट पार्टिकल कोल्ड एंड डेंसर एयर के पास ही प्रिवेल कर जाते हैं और यहाँ पे पॉल्यूशन डूम इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। बस इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके कंसिक्वेंसेस देख लेते हैं। कुछ कंसिक्वेंसेस क्या हो गए आपके? इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन इन अफेक्टेड एरियाज, पुअर एयर क्वालिटी, हेल्थ हजार्ड्स जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज जैसे स्किन वगैरह की इशू हो गई, इसके बारे में बात हो रहा। मिटिगेट कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्सेज, इंप्लीमेंटिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम, ये सब पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। प्रोमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंजेस टू यूज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू एयर पॉल्यूशन। तो ये सब आपका मिटिगेशन का बात हो गई और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट, ये तो हो गई हमारी, अब किसके बारे में बात हो गई? अपने पॉल्यूशन डूम इफेक्ट, इसके बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लो हीट डूम इफेक्ट। अब ये हीट डूम इफेक्ट है क्या? ये देखो,
अब देखो ये जो हीट डोम इफेक्ट है, इसमें देखो क्या होता है। इसमें सपोज ये सरफेस है आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस हो गया। सरफेस के ऊपर आपका वार्म एंड लाइटर एयर तो होगा, लेकिन ऊपर से क्या होगा, इसके ऊपर से इस रीजन में ये आपका जो एयर होगा, साथ ही साथ सबसे पहले तो ये हाई टेम्परेचर का जोन होगा, ठीक है। वो हाई टेम्परेचर क्या करेगा, इस एयर को, वार्म एयर को ये नीचे की तरफ पुश करेगा, वार्म एयर को पुश करेगा। अब ये जो हाई प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, ये जेट स्ट्रीम की वजह से क्रिएट हुआ है। ये हम लोग आगे जब जेट स्ट्रीम वगैरह पढ़ेंगे तो सारे कुछ डिटेल में देखेंगे। बस आप इतना समझो कि हीट डोम इफेक्ट में क्या हो रहा है, ये जो वार्म एंड लाइटर एयर है ये तो आपके सरफेस के पास है, ऊपर से क्या हो रहा है कि जो हाई प्रेशर है वो नीचे की तरफ पुश कर रहा है। ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ जेट स्ट्रीम क्रिएट हो रहा है। ये पूरे फेनोमेना को इंक्लूड करके ये आपका हीट डोम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना। अब इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। अ हीट डोम रेफर्स टू वेदर फेनोमेना characterized by the trapping of hot air beneath a dome of high pressure in the atmosphere. This leads to prolonged periods of extremely hot temperature and shifting condition, particularly during summer month. कब हो रहा है ये आपका, ड्यूरिंग समर मंथ में। इस चीज को नोट डाउन कर लेना। ये देखो आप डायग्राम, ये देखो आप, ये सरफेस हो गया, यहां पे क्या हो रहा है, द एयर इज कॉम्प्रेस्ड एंड गेट्स इवन हॉटर बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इन द एटमोस्फेयर पुशेज द वार्म एयर डाउन। ये देखो आप, ठीक है। अब मास ऑफ वार्म एयर बिल्ड्स अप इन स्टील एंड ड्राई समर कंडीशन। ये देखो जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू जेट स्ट्रीम। तो बस ये प्रोसेस को पूरा आप ध्यान रखना। तो हीट डोम इफेक्ट भी आप समझ गए होंगे। अब इसके बारे में कुछ और देख लो। अब ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हीट डोम टिपिकली फॉर्म्स व्हेन अ लार्ज stagnant air of high pressure settles over a region, causing the air beneath it to sink and compress. As the air descends, it warms up due to compression, creating a dome of hot air near the surface. Near the surface क्या है आपका, समर सीजन में क्या हो रहा है, नियर द सरफेस आपका हॉट एंड लाइटर एयर है। ऊपर से क्या हो रहा है, आपका हाई प्रेशर की वजह से आपका ये प्रेशर नीचे की तरफ पुश हो रहा है, जिसके कारण से आपका डोम इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। यही आपका फॉर्मेशन का रीजन हो गया। अब इसका कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकता है। द हीट डोम इफेक्ट कैन रिजल्ट इन डेंजरसली हाई टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, हाई टेम्परेचर होगा, हीट वेव का क्रिएशन होगा, एंड देन हीट रिलेटेड इलनेस सच एज हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, ये सब तो कॉमन फिनोमेना है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डिमांड। देखो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जितना ब्रॉड आप सोच सकते हो एप्लीकेशन पार्ट में, उतना ब्रॉड आप सोचना, उतना अच्छा आपका आंसर निकल के आएगा। रीजनल वेरिएबिलिटी देख लेते हैं। हीट डोम कैन ऑकर इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट दे आर मोस्ट कॉमन इन रीजन्स विथ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या होती है, जो एक्सट्रीमिटीज का यहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, सच एज सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूएसए वेयर हॉट एंड ड्राई कंडीशन प्रिवेल। तो इससे ही ये रीजनल वेरिएबिलिटी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीट डोम इन मैनी रीजन, एक्सकबरेटिंग द हीट रिलेटेड इम्पैक्ट एंड चैलेंजिंग इफेक्ट टू अडॉप्ट टू अ वार्मिंग क्लाइमेट। तो इसमें आपको ये सब ध्यान रखना, फॉर्मेशन कैसे होता है, कंसिक्वेंसेज, रीजनल वेरिएबिलिटी, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक समान नहीं होता है। साथ ही साथ ये डायग्राम को ध्यान रखना और हीट डोम इफेक्ट के बारे में नॉर्मल सा एक इंट्रो ध्यान रखना आप। ये हमारी बात हो गई हीट डोम के बारे में। अब देख लेते हैं अब कुछ आगे और एक दो टर्म बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में। उसके बारे में हम लोग जल्दी से अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं, जितने टॉपिक पढ़े उससे जो पीवाईक्यू है और उसको मिनोमिक्स के फॉर्म में कैसे याद करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, वो चीज़ों को समझेंगे। आज की क्लास हमारी पहली क्लास थी, ये पूरा एप्लीकेशन बेस्ड था, दो टॉपिक के ऊपर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, हीट डोम एंड हीट आइलैंड इफेक्ट, ये सब हमारा आज का टॉपिक था। अब चलिए लास्ट जो टॉपिक है आज का वो क्या है अपना, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन पूछ रखा है पहले।
टॉपिक है अपना अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक आज का। इससे क्वेश्चन पूछ रखा था, इसको ध्यान रखना आप, इससे हमारा क्वेश्चन पूछा। देखो जनरली समझो कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता क्या है। जब जो अर्बन मतलब क्या, सिटी जो एरिया है उसका जो टेम्परेचर है, वो जो पेरिफेरल एरिया हो गया, जो आउटर स्कर्ट्स का जो एरिया हो गया, उससे अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसे आप अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हो। एक डायग्राम से समझो आप, एक डायग्राम इसके लिए यूज़ करते हैं। सपोज ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड एरिया हो गया ये सब, फिर धीरे धीरे हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये सब डायग्राम अपने आंसर में जरूर यूज़ करना, इससे आपको आपका आंसर बहुत ज़्यादा इन्हांस होने वाला है। ट्रस्ट में ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए, ये जो 20 डेज़ है ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पूरी ज्योग्राफी मैं और अमन सर मिलकर कंप्लीट करवा देंगे आपका। ये देखो आप, ये हो गया बिल्कुल सिटी का एरिया, ये सिटी का एरिया हो गया, सिटी सेंटर हो गया ये। सपोज यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे टेम्परेचर सपोज आपका 38 डिग्री सेल्सियस है सपोज। उसके बाद क्या देखोगे आप कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे 28 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आप आउटस्कर्ट की ओर जा रहे हो वैसे ही वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, ये एरिया क्या हो गया, या ये एरिया आपका, ये एरिया हो गया आपका सिटी सेंटर, सिटी सेंटर का एरिया हो गया। ठीक है, फिर आपका ये सब जो एरिया हो गया, ये हो गया सिटी का एरिया। सेम इधर भी आपका जो रेड वाला है ये सब आपका सिटी का एरिया हो गया। ठीक है, आप देखोगे जो सिटी सेंटर का जो टेम्परेचर है वो सिटी से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये सब क्या हो गया, ये सब आपका सराउंडिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज हो गया, एंड एग्रीकल्चर एरियाज हो गया। सेम इधर भी आपका सराउंडिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज। इस डायग्राम को आप ध्यान रखना। अब अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है क्या है, सिंपली आप समझ लो, ये जो बीच का एरिया है, ये जो सेंटर का एरिया है, ये सब सिटी है का एरिया है। यहाँ का देखो आप टेम्परेचर जो देखोगे वो इन जो आउटस्कर्ट का जो एरिया है वहाँ से टेम्परेचर से ज़्यादा है। अब यहाँ पे बहुत सारी रीज़न हो सकती है, सेंटर का जो टेम्परेचर है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो कारणों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका एक सिंपल डेफिनेशन देखें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का, तो वो क्या है वो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिख लो। रिलेटिवली हाई टेम्परेचर ऑफ इट्स सिटी एंड सिटी सेंटर कंपेयर टू सराउंडिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर एरियाज इज डिस्क्राइब्ड एज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है, ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब ये बिकॉज होता क्या है, सिंपली इट इज एन इंपैक्ट ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस इन सरफेस एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड अर्बन लैंड। अब वो क्या क्या ह्यूमन इंटरफेरेंस है ये सिटी सेंटर के अंदर, सबसे पहला पॉइंट वाइज देखते चलना। सबसे पहला क्या है कि जो सिटीज है और जो सिटी सेंटर है, सिटीज और सिटी सेंटर है आर डोमिनेटेड बाय लार्ज वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। अब ये क्या करते हैं, ये आपका जो भी सोलर इंसुलेशन है उसको ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, सिटीज़ एंड सिटी सेंटर के जो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो हाउसेज होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, जो अर्बन लैंड यूज़ है, जो अर्बन लैंड यूज़ है एंड स्ट्रक्चर्स है, वो डोमिनेट किससे करता है, वो डोमिनेटेड बाय कंक्रीट, असफाल्ट, ये सब जितने भी सपोज जो बिल्डिंग यहाँ बन रहे हैं या जो रोड बन रहे हैं उनमें किसका कंसंट्रेशन है, कंक्रीट का है, असफाल्ट का है, बिटुमिन का है। ये जो मटेरियल है ये आपका जो हीट है, सोलर इंसुलेशन है, उसको वो मैक्सिमम एब्जॉर्व करता है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि देयर इज डायरेक्ट इमिशन ऑफ हीट इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटी। जो सिटी सेंटर जो होता है, जो सिटीज का एरिया है,
वहाँ के जो फैमिलीज होती है, वहाँ उनकी जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ होती है, उनसे भी जो हीट जो होता है उसका भी इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक और लास्ट पॉइंट देख लो आप कि यहाँ पे आप अगर देखोगे जो प्लांट है, इनका जो डोमिनेंस है, प्लांट हो गया, वेजिटेशन हो गया, साथ ही साथ वाटर बॉडीज़ वगैरह हो गया, इनकी जो यहाँ पे डोमिनेंस है वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सब जो प्लांट, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज़, ये आपके टेम्परेचर को डिक्लाइन करता है, लेकिन दो ये यहाँ सिटी सेंटर या सिटीज़ में प्रिवेल नहीं करता है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग एरिया से ये टेम्परेचर हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से आप इसका डेफिनेशन जो मैंने डिक्टेट करा है उसको ध्यान रखना, ये डायग्राम को ध्यान रखना, ये डायग्राम को, साथ ही साथ जितने भी मैंने पॉइंट बताया है इसे आप अपने आंसर में जरूर एक्सप्लेन करना। ठीक है, होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा। आई होप ये आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अब यहाँ हमने आज क्या क्या देख लिया, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबको बहुत अच्छे से देख लिया, ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देख लिया, पॉल्यूशन डोम देख लिया, और साथ ही साथ टेम्परेचर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन है पीवाईक्यू में जो इससे रिलेटेड पूछे हुए हैं, हम लोग उसको अच्छे से इवेल्युएट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसको मिनोमिक्स के फॉर्म में उसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, और क्या क्या पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के लिए, वो हम लोग देखेंगे, आंसर लिखना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आंसर राइटिंग की क्लास में। थैंक यू।